जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का GSIUS में। हम लोग केमिस्ट्री का क्लास कर रहे थे, क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें मैंने आपको कल वाली क्लास में ठोस, द्रव, गैस इसके बारे में बता दिया था। आज हमें उसके आगे पढ़ना है गलनांक, क्वथनांक, हिमीकरण, ऊर्ध्वपतन, संघनन और वाष्पीकरण। तो आज मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गलनांक क्या होता है। तो गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव की अवस्था में आ जाता है। तो वह मतलब वैसा तापमान जिस पर कोई भी ठोस वस्तु हो वह पिघल जाए, वह पिघल कर द्रव अवस्था में बन जाए। जो जिस पॉइंट पर वह पिघले उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। जिस पॉइंट पर वह पिघले उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। जैसे आप अगर सोने को अगर गलाएंगे तो सोना जो है 1538 डिग्री सेल्सियस पर वह गल जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो 1538 डिग्री सेल्सियस है, इसी को हम लोग कहते हैं गलनांक। और जो जब तक वो गलेगा 1538 नहीं, जब तक वो कम रहेगा, जब तक वो गलता रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं गलन। उसी को कहते हैं गलन। तो मतलब कोई भी ठोस वस्तु है, जब वह गलना शुरुआत हो जाए, वह पिघलना शुरुआत हो जाए, द्रव अवस्था में बदलना शुरुआत हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं गलन। और जब वो एकदम गल जाए, एकदम पूरी तरह से गल जाए, जिस पॉइंट पर वो तक गल के मतलब एकदम द्रव में बदल जाए, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? गलनांक कहा जाता है। गलनांक कहा जाता है। तो गलनांक दर्शाता क्या है आखिरकार? गलनांक होता क्या है? तो गलनांक यह है, ये ठोस पदार्थ होते हैं, इनके कणों के बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है। मैंने आपको कल बताया था, आकर्षण जो कण होते हैं, कणों के बीच में आकर्षण बल होते हैं। तो जो ये गलनांक है, ये जो ठोस कण होते हैं, ये ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल दर्शाता है। किसके बीच में? जो ठोस कण होते हैं उसके बीच में। वो जो ठोस है, उसके बीच में कितना आकर्षण बल है, उसको दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हमारा गलनांक। तो यह ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। सामर्थ्य मतलब क्या होता है? आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्लास 9 में है। सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति। सामर्थ्य मतलब क्या होता है? शक्ति। तो जो गलनांक होता है, यह ठोस पदार्थ के कणों के बीच के शक्ति को दर्शाता है। मतलब उस जो आकर्षण बल लग रहा है हमारे ठोस में, उसमें कितना शक्ति है, तो इसी को कौन दर्शाता है? उसको गलनांक दर्शाता है। तो आपको गलनांक सुनना गया होगा। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है हमारा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो वैसा तापमान, अब तक आप लोग देखें कि जो ठोस है वह द्रव बन गया, तो उसे हम लोग कह दिए वह गलनांक हो गया, वो गलनांक पॉइंट हो गया। अब जिस पॉइंट पर द्रव है, अब वह जिस पॉइंट पर उबल जाएगा, एकदम उबल कर वो गैस में बदलने शुरुआत हो जाएगा, गैस में बदलने लगेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्वथनांक। तो क्या लिखा गया है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो जब द्रव उबलेगा तो वो गैस की अवस्था में ही जाएगा। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तन होने लगे, उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। चाहे फिर कहें हम लोग उबलने लग जाता है, तो उबलेगा तो वो गैस ही में बनेगा ना। तो पानी को अगर आप उबालिएगा तो वो गैस वाष्प की तरफ ऊपर ही जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये हो गया। तो जो पानी को अगर आप मतलब उसको उबालेंगे, तो जब तक वो उबलता रहेगा, देखिए धीरे धीरे पहले उबलेगा, थोड़ा गर्म होगा। जब तो गर्म हो रहा है, तो तब भी उसमें थोड़ा थोड़ा वाष्प निकल रहा है, तो वो हो जाता है हमारा क्वथन। वो हो जाता है हमारा क्वथन। अब वही जो एकदम उबल जाएगा, एकदम उबलने लगेगा, एकदम मतलब अपने पॉइंट पर आ जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100। तो ये हो जाएगा इसका क्वथनांक। तो जब वो गैस में एकदम पूरी तरह परिवर्तन होने लगेगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्वथनांक। और क्वथनांक दर्शाता क्या है? यह द्रव पदार्थ के कणों के बीच के, जो द्रव पदार्थ होता है, इनके बीच के कणों के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। सामर्थ्य मतलब शक्ति को दर्शाता है। तो क्वथनांक देखिए, जो हमारा गलनांक था, यह ठोस के पदार्थों के कणों के बीच का आकर्षण बल दर्शा रहा था। और जो हमारा गलनांक है, यह द्रव पदार्थ के आकर्षण बल के सामर्थ्य को अथवा शक्ति को यहाँ पर यह दर्शा रहा है। तो देखिए, आपको एक ठोस लीजिएगा, अगर आप ठोस को उष्मा के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, कोई भी ठोस वस्तु ले लीजिए। अब यदि आप उस ठोस को उष्मा के रूप में अगर आप ऊर्जा दे रहे हैं, तो वह द्रव बन जा रहा है। अब यह जो प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे गलन।
इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे गलन। यहाँ पर जब तक है बदल रहा है, जब ये बदल जाएगा एकदम पूरी तरह से बदल जाएगा तो वो अपने जब पॉइंट पे आ जाएगा तो जो मतलब लोहे है अगर वो गलन हो जाएगी। लोहे का गलनांक पॉइंट क्या होता है 1568 डिग्री सेल्सियस और सोना का होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ये हो जाएगा गलनांक, ये हो जाएगा इसका गलनांक पॉइंट है, ये इसका गलनांक पॉइंट है। और जो यहाँ पर ये गल रहा है इसी को हम लोग कहते हैं गलन, इसी को हम लोग कहते हैं गलन। अब जब ये ठोस को आप ऊष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे, देखिए पूरे केमिस्ट्री में खेल ही ऊर्जा का है। यहाँ पर देखिए ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा, यही तापमान है। जैसे पिक्चर अमेस्पुरी है वैसे यहाँ पर उस हमारे आसपास पदार्थ में ऊष्मा का खेल सब हो रहा है। देखिए ऊष्मा अगर नहीं मिलेगा ना तो द्रव बदलेगा, ना तो गैस में बदलेगा, ना तो कोई काम ही नहीं हो रहा है बिना ऊष्मा के। तो जैसे फिल्म में अमेस्पुरी का होना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे आसपास के चैप्टर में ऊष्मा का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। देखिए ठीक है, अब जब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिला, ऊष्मा के रूप में जब ऊर्जा मिला तो यह क्या बन गया, द्रव बन गया, या द्रव बन गया। अब इसी द्रव को और ऊर्जा दीजिए, इस द्रव को और ऊर्जा दीजिए। जब इसको और ऊर्जा मिलेगी, जब इसको और नीचे से छुआएंगे आग, और ऊर्जा जब पाएगी तब यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, यही ऊर्जा फिर बनने लगेगी गैस। फिर क्या बनने लगेगी, गैस। जब यह गैस बनेगी तो ऊपर उठने लगेगी। तो गैस का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, गैस का जब यह द्रव जब यह गैस में बदल रही है, द्रव जब गैस में धीरे धीरे बदल रही है तो इसी को कहते हैं क्वथन। और जब यही गैस एकदम बदल जाती है उस पॉइंट को, जो एकदम उबलने लगेगी, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको यह पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी शायद। और दूध का 95 होता है, गाय के दूध का ये है, ठीक है। तो ये होता है इसका 95 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस है। तो ये हो गया हमारा गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। अब आप इसी पे हिमीकरण भी जान लीजिए। हिमीकरण होता क्या है, वो बर्फ, यहाँ पर जो हमारा ये द्रव था, इसी द्रव को जब आप इससे मतलब कोई अवस्था जो उसको द्रव को, पानी को ठोस में बदल दे, पानी को ठोस में बदल, तो आपको क्या करना है, उसको ठंडा करना पड़ेगा। फ्रिज में रख लीजिए, पानी को ठंडा कर दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा, जब वो ठंडा हो रहा होगा तो वह हिमीकरण है, नहीं, हाँ हिमीकरण हो रहा है। जो वो अपने एकदम पानी को जब एकदम बर्फ बन जाएगा, जिस अवस्था में वो बर्फ बन जाएगा तो उसी को 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है, तो उसी को कहेंगे हम लोग हिमांक। तो हिमांक और हिमीकरण में यही फर्क है। तो ये हो गया हमारा हिमांक भी हो गया, हिमीकरण भी हो गया, क्वथनांक हो गया, गलनांक भी हो गया। अब इसके आगे क्या आता है हमारा, इसके आगे आता है हमारा ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन, संघनन, वाष्पीकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वापतन क्या होता है। तो देखिए यह एक ठोस है, यह एक ठोस है। अब इस ठोस को जब आप ऊष्मा के रूप में आप इसको जब ऊर्जा देंगे, जब आप इसको ऊर्जा देंगे तो तब इसको बदलना चाहिए, किसमें, द्रव में बदलना चाहिए, द्रव में बदलना चाहिए। फिर द्रव से इसको ऊष्मा देंगे, फिर गैस में, फिर गैस में बदलना चाहिए, है ना। इसको गैस में, पहले जब ठोस है, ठोस को ऊर्जा देंगे हम, द्रव में बदलता है, द्रव को फिर ऊर्जा देंगे, गैस में बदलता है। तो कोई ऐसी प्रक्रिया हो जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, उसी को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, उसी को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो देखिए लिखा भी गया है, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में, मतलब कोई भी पदार्थ हो वह द्रव अवस्था में परिवर्तन न हो, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ये ठोस है, ठोस से इसको अगर हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसको द्रव में बदलना चाहिए। द्रव में अगर यह बदल गया तो मतलब द्रव में नहीं बदला, द्रव से सीधा ही अगर इसको उसका ऊष्मा दें तो ये सीधा गैस में अगर बदल जाए तो इसी को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन। अगर ये ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इसको कहते हैं गलनांक, और गलनांक से अगर ये द्रव से यह अगर गैस में बदलना है तो इसको कहते हैं क्वथनांक। तो यह ना तो गलनांक में जा रहा है ना क्वथनांक में जा रहा है, यह इसको सीधे हम ऊर्जा दे रहे हैं और यह सीधे गैस में चला जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वापातन में जैसे
मान लीजिए आयोडीन, आयोडीन को यदि जब आप उसको गर्म करते हैं तो देखिए वो सीधे गैस में जाता है। कपूर, देखिए पूजा पाठ में कपूर का यूज होता होगा। कपूर तो सब लोग जानते हैं, पूजा पाठ में कपूर का यूज होता है। तो उसको जब आप जलाते हैं तो ये तो है नहीं कि वो पहले द्रव में बदलता है, द्रव में तो बदलता नहीं, सीधे वो गैस में मतलब बदल जाता है। ऐसे अगरबत्ती भी है, सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऐसे कुछ होते हैं, तो उन्हीं को ऊर्ध्वापातन कहा जाए। और जो ये पदार्थ है, जो आयोडीन, कपूर, जो अगरबत्ती, ये सब है जो सीधे बदल जा रहा है गैस में, इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातज। इसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहा जाए, पातज, ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। तो जो बदलने की क्रिया है, जो ऊर्ध्व मतलब जो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और जो जो बदल रहा है, जो पदार्थ बदल रहा है, इसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। बदलने की क्रिया को पातन, जो बदल रहा है उसको पातज कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद कहता है संघनन, किसी पदार्थ के वाष्प पर ठंडा होकर द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब इससे क्या है, क्या अर्थ है? अब एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास लीजिए, एक गिलास लीजिए। अब आप इसमें चाहे ठंडे पानी को भर दीजिए या बर्फ भर दीजिए, तो आप इसमें देखेंगे बाहर बाहर कि इसमें छोटे छोटे द्रव के कुछ ऐसे मतलब ऐसे द्रव, कुछ पानी बाहर से आपको लगेगा। ये नहीं होता कि बहुत लोग कहते हैं कि पानी मतलब बोतल छेद तब आ जाए, तो ये सब नहीं है। तो क्यों आता है बाहर पानी, तो इसको भी जान लीजिए। क्यों आता है? किसी पदार्थ के वाष्प कण, जो वातावरण में जो वाष्प का कण होता है, तो वह ठंडा होकर जब वो ठंडे में लगता है, जब ये ठंडा है, ये ठंडे में जब लगता है तो यह द्रव में बदल जाता है। तो इसीलिए आप गिलास उलास में अगर ठंडा पानी धर देंगे और उस बर्फ रख दे रहे हैं, तो देखेंगे आप बाहर बाहर उसके द्रव मतलब पानी जैसे लग जाता है। तो इसी को कहते हैं किसी पदार्थ के वाष्प का ठंडा होकर, किसी कोई भी पदार्थ है वाष्प का ठंडा होकर द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो जो आप बॉटल में रखते हैं, जो बाहर लग जाता है हल्का हल्का पानी, आप देखते हो, तो उसी यही है, संघनन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संघनन। अब इसके बाद क्या आता है? वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या? क्वथनांक, जो क्वथनांक मैंने आपको बताया, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। जो तालाब वालाब में पानी रहता है, तो ये तो है नहीं कि उसमें क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में जो पानी ऊपर जाता है वाष्पीकरण होकर, ये तो है नहीं कि वो मतलब उबलने लगता है तब जाता है। वो जो उसमें धूप पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो गर्म होकर वह जो भाप रहता है, भाप के रूप में वह ऊपर चला जाता है, तो वही है वाष्पीकरण। मतलब क्वथनांक से कम ताप, क्वथनांक के ताप पर चला जाता तो वह उबलने लगेगा। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में, द्रव है, द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की, जो द्रव है, जो पानी है, द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को, जो तालाब वलाब में जो सूर्य की ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, तो देखिए वह उसमें हल्का ऐसा वो वाष्प होकर पानी उठने लगता है, ऊपर जाकर वही बादल बनता है। तो वही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वाष्पीकरण। तो आज हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। मैं आपके लिए फिर ऐसे ही एक चैप्टर लेकर आऊंगा। तो आपको क्या करना है? हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं, सबके पास इसको जल्द से जल्द शेयर करिए और बोलिए कि आप भी पढ़िए और मस्ती से पढ़िए। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए। समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आप उसको रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। रटने से क्या होता है? रट्टू टोटा आपको नहीं बनना है, आपको बस समझना है। अगर कोई भी चीज़ आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए, मोबाइल से पढ़ने का सिर्फ ये नहीं है कि आप मोबाइल से पढ़ें। अगर मोबाइल से आप पढ़ेंगे, देखिए किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अगर आप मोबाइल से पढ़ेंगे, आपको तुरंत याद होगा, पर आप इसको कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो जब आप मोबाइल से कभी भी पढ़ना बैठिए, मोबाइल से कभी भी अगर आप पढ़ने कभी भी जब बैठे मोबाइल से, तो आप जब मोबाइल से पढ़ना बैठे तो उसको लिखें 2-4 दिन बाद, फिर उसको दोहराएं, फिर रिवीजन करें, तब आपको मोबाइल से पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो मोबाइल से पढ़ने की प्रक्रिया यही होती है कि जब आप मोबाइल से पढ़ने बैठें तो उसको कॉपी में लिखते रहें, फिर 2-4 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करें, 6-10 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करें, तब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए किताब में पढ़ने का फायदा ये रहता है कि आपको मतलब तुरंत याद हो जाता है, और जो मोबाइल थोड़ी टाइम लगता है पर याद हो जाता है, वो हरदम के लिए याद हो जाएगा। अगर आप समझ कर अगर किताब में रटेंगे तब भी भूल जाएंगे। तो इसलिए अगर मोबाइल में आकर पढ़ना बैठे तो आप कॉपी किताब लेकर बैठे पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपके लिए फिर ऐसे ही क्लास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।